तो क्वेश्चन नंबर 5 चेक करना सब लोग, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 में, एक बार पहले अच्छे से पढ़ लो। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है ऋतु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। तो डाउन स्ट्रीम याद होगा आप लोगों को, डाउन स्ट्रीम क्या होता है? जैसे मान लो ये स्ट्रीम है, स्ट्रीम का डायरेक्शन ये है, बोट का डायरेक्शन भी सेम है, तो ऐसी सिचुएशन को हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। याद आया ये? तो ऋतु जो है 20 किलोमीटर 2 आवर्स में कंप्लीट करती है डाउन स्ट्रीम कंडीशन में, एंड 4 किलोमीटर in 2 hours in case of upstream. Find the speed of rowing in still water and the speed of the current. Current मतलब stream, करेक्ट? तो सबसे पहले यहां पर लिखोगे let the speed of boat in still water is, let the speed of boat in still water be x kilometer per hour. Let the speed of boat in still water be x kilometer per hour. तो x किलोमीटर पर आवर ये बोट की स्पीड हो गई स्टिल वाटर में, एंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी, एंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी y किलोमीटर पर आवर, और स्ट्रीम की स्पीड हो गई y किलोमीटर पर आवर। यहां तक क्लियर सबको? ठीक है, हाँ। धैर्य, अब बताना अपस्ट्रीम में बोट की स्पीड कितनी हो जाती है और डाउनस्ट्रीम में क्या होती है, दोनों बताना। अभिनव यहां पर बैठना और उसको खड़े होने की जगह दे। हाँ हाँ, शौर्य बताना। हम्म हम्म एक्स माइनस वाई, करेक्ट। ठीक है, हाँ। तो अपस्ट्रीम का सिचुएशन जब बोट और स्पीड दोनों का डायरेक्शन अलग होता है, तो इस सिचुएशन में अपस्ट्रीम के केस में जो इफेक्टिव स्पीड हो जाती है वो क्या होती है, एक्स माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। ये याद आया सबको, मैंने बताया था। डाउन स्ट्रीम के केस में इफेक्टिव स्पीड बढ़ जाती है, कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। तो ये दोनों सिचुएशन में मैंने क्या लिख दिया है, स्पीड लिख दिया। किसी को इसमें कोई डाउट, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई क्यों होता है? हाँ, तो एक्स किलोमीटर की स्पीड अगर बोट की है, वाई किलोमीटर की स्पीड अगर स्ट्रीम की है, दोनों एक ही तरफ जा रहे हैं तो दोनों की स्पीड बढ़ जाएगी डाउन स्ट्रीम, तो एक्स प्लस वाई हो जाएगा। अगर बोट इधर है, स्ट्रीम इधर है, तो स्पीड कम हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, एक्स माइनस वाई। क्लियर? ये स्पीड हमने लिख दिया। अब डिस्टेंस और टाइम भी लिखते हैं, ठीक है। तो यहां पर अभी मैंने लिखा है स्पीड, तो उसको मैं एस से डिनोट कर देता हूं, स्पीड हो गया ये। अब डिस्टेंस कितना कितना ट्रैवल कर रहा है वो लिखते हैं। तो अपस्ट्रीम के केस में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है चेक करो, 4 किलोमीटर। तो यहां पर कितना आ जाएगा, 4 किलोमीटर। और उसको कितना टाइम लग रहा है, ये टाइम भी यहां पर नोट डाउन कर लो। कितना टाइम लग रहा है, 2 आवर्स का। तो यहां पर आ गया 2 आवर्स। क्या यहां तक सबको क्लियर हो गया? डाउन स्ट्रीम के केस में डिस्टेंस और टाइम कितना कितना है, 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। तो ये हो गया 20 किलोमीटर और ये आ गया 2 आवर्स। क्या यहां तक क्लियर सबको? तीनों चीजें हमने नोट डाउन कर ली। अब बनाना है इक्वेशन। तो इक्वेशन बनाने के लिए हमको ये पता होना चाहिए स्पीड, डिस्टेंस और टाइम में क्या रिलेशन होता है, बताओ। हाँ बोलो। नहीं पता। स्पीड, डिस्टेंस और टाइम में क्या रिलेशन होता है? गलत। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये क्लियर सबको? तो सिचुएशन 1 में जो स्पीड है हमारे पास वो कितनी है, देखो। अपस्ट्रीम के केस में स्पीड कितनी है हमारे पास, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू डिस्टेंस कितना है 4 और टाइम कितना है 2। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 अपॉन 2। क्या ये सबको क्लियर हो गया? तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगी यहां पर, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। क्या ये समझ में आया सबको? ये मैंने अपस्ट्रीम से निकाला। डाउनस्ट्रीम से इक्वेशन निकालो और बताओ क्या आएगी। करेक्ट। तो डाउनस्ट्रीम में स्पीड x प्लस वाई है, डिस्टेंस 20 है, टाइम 2 लग रहा है। तो यहां पर इक्वेशन बनेगी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10। धैर्य समझ में आया? ठीक है, अब बैठ जाओ
और इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकाल के बताओ। x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 4। क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को हम यहां पर ऐड करेंगे। ऐड करेंगे तो माइनस वाई प्लस वाई कैंसल आउट हो जाएगा। x प्लस एक्स कितना बनेगा, ये 2x। 2x इज इक्वल्स टू राइट साइड में हो जाएगा 12, जिससे x की वैल्यू आ जाएगी यहां पर 6। क्या ये क्लियर सबको? श्रेष्ठ समझ में आया क्या? x की वैल्यू 6 आई, अब y की वैल्यू कैसे निकलेगी श्रेष्ठ? y की वैल्यू कैसे निकलेगी बता जल्दी। जरूरत है तुम लोगों को पनिशमेंट की। x की वैल्यू को उठा के किसी भी एक इक्वेशन में डालो, जैसे इक्वेशन नंबर 2 में डालता हूं x की जगह पे, तो क्या आ जाएगा यहां पर 6 प्लस वाई इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 10। समझ में आया? जिससे y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। समझ में आया कि नहीं श्रेष्ठ, बता जल्दी। क्या y कैसे निकला ये समझ में नहीं आया? ये इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। दिख रही है इक्वेशन? यस और नो एकदम क्लियरली बोलो, दिख रही है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 है, x की वैल्यू 6 आई है, तो मैं x की जगह पे 6 रखूंगा। क्लियर? ये 6 जब उधर जाएगा तो 10 माइनस 6 होगा। 10 माइनस 6 कितना होता है 4। तो y की वैल्यू कैसी आएगी, क्या आएगी 4। समझ में आई? ये अलर्ट रहो सब, यहां तक क्लियर? हटा दो फिर मैं इसको सबको। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, और एक आध दो क्वेश्चन ट्रेन वाले कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। हाँ, ये नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर सामने देखना है, ये ट्रेन वाला क्वेश्चन है, सबको पढ़ना है, अलर्ट रहना, बता रहा हूं मैं, छोड़ूंगा नहीं किसी को भी। अगर कोई ध्यान से क्वेश्चन पे ध्यान नहीं दिया, सॉल्यूशन पे ध्यान नहीं दिया, पनिशमेंट मिलेगी पक्का। रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस। तो वो अपने घर को जा रही है और वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है 300 किलोमीटर का। ये दिमाग में रखो, 300 किलोमीटर का डिस्टेंस। कुछ डिस्टेंस वो ट्रेन से ट्रैवल कर रही है और कुछ डिस्टेंस वो बस से ट्रैवल कर रही है। यहां तक क्लियर सबको? आगे लिखा है शी टेक्स 4 hours इफ शी ट्रैवल्स 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस। ये वाली लाइन सबको समझ में आई? क्या समझ में आया? उसको 4 घंटे लगते हैं घर पहुंचने में। कब? जब वो 60 किलोमीटर का डिस्टेंस किससे ट्रैवल करती है, ट्रेन से, और रिमेनिंग डिस्टेंस किससे ट्रैवल करती है, बस से। तो बस से कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है बताओ? 240 किलोमीटर। समझ में आया? अब इस डेटा को हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे बता रहा हूं। सबसे पहले ये रफ वर्क कर रहा हूं अभी मैं ना, तुम लोग भी रफ में नोट कर लो, या साइड में ऐसा लाइन खींच के करते हैं ना नोटबुक में, इस यहां पर कर लो। तो उसको टोटल कितना टाइम लग रहा है यहां पर फर्स्ट सिचुएशन में 4 आवर्स का। ठीक है, कब 4 आवर का लग रहा है? जब वो ट्रेन से कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है 60 किलोमीटर, और रिमेनिंग डिस्टेंस बस से ट्रैवल कर रही है। तो बस से कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है 240 किलोमीटर, ताकि ये डेटा हमको याद रहे इक्वेशन बनाते समय। यहां तक क्लियर हो गया? फिर उसके बाद आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, इफ शी ट्रैवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस शी टेक्स 10 मिनट्स लॉन्गर। इसका मतलब क्या हुआ? अगर वो ट्रेन से कितना डिस्टेंस ट्रैवल करे 100 किलोमीटर, सॉरी ट्रेन है ना, अगर वो ट्रेन से 100 किलोमीटर ट्रैवल करे, ये ट्रेन से उसने ट्रैवल किया 100 किलोमीटर, और रिमेनिंग बाय बस, तो कितना रिमेनिंग हुआ 200, ये बस से ट्रैवल कर रही है, तो उसको कितना टाइम लगा बताओ जल्दी? 4 आवर 10 मिनट। समझ में आया सबको? अब ये 10 मिनट और 4 आवर दोनों अलग अलग यूनिट है, आवर्स और मिनट्स, उसको सेम यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो मुझे ये बताओ कि 4 आवर 10 मिनट को अगर मैं सिर्फ आवर्स में लिखना चाहता हूं तो कैसे लिखूंगा? मैं इस 10 मिनट को आवर्स में कन्वर्ट करना चाहता हूं। जैसे 30 मिनट्स कितने आवर्स होते हैं? हाफ आवर, आधे घंटे। वैसे ही 10 मिनट्स को आवर्स में कैसे कन्वर्ट करें? तो उसके लिए 10 को डिवाइड कर देंगे किससे? 60 से, क्योंकि हमको पता है 1 आवर इज इक्वल्स टू कितना होता है 60 मिनट होता है। क्लियर हो गया ये चीज? तो इसलिए मैं इसको आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय क्या कर दूंगा 60। तो 4 आवर और ये 10/60 ये आ गया।
अब 10/60 कटेगा तो ये 0 कट गया, तो ये कितना बना 4 1/6। समझ में आ रहा है ये चीज? ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं सबको पता है ना? क्या होगा बताओ फ्रैक्शन इसका? 25/6। इसको इससे मल्टीप्लाई करते 1 में ऐड कर देते, तो उसको जो टाइम लगा वो लगा 4 आवर 10 मिनट्स का, जिसको अगर मैं फ्रैक्शन में या उसमें लिखूं आवर्स में लिखूं तो वो कितना आ जाएगा 4 1/6। तो यहां पर आ जाएगा 4 1/6। क्या ये क्लियर हो गया सबको? तो ये रफ वर्क में ये सारी चीजें हमने नोट डाउन कर ली। नाउ बैक टू द क्वेश्चन, लास्ट वाली लाइन बची है, क्या बचा है यहां पर? फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द बस सेपरेटली। तो आपको दोनों की स्पीड निकालनी है। अब आपका एक्चुअल सॉल्यूशन यहां से चालू होगा, कहां से स्टार्ट करोगे? लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर एंड बस ऑफ बी y किलोमीटर पर आवर। लिख लिया? लिख लो जल्दी से। ट्रेन की स्पीड को, पूरा स्टेटमेंट लिखना, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। ट्रेन की स्पीड को x किलोमीटर पर आवर ले लेना और बस की स्पीड को y किलोमीटर पर आवर ले लेना। ठीक है, वेरिएबल डिसाइड हो गए, इक्वेशन बनानी है। ठीक है, इक्वेशन बनती है या तो स्पीड की या डिस्टेंस की या टाइम की। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर आपको याद होगा पिछली बार जब हमने इक्वेशन बनाई थी तो स्पीड की इक्वेशन बनाई थी, है ना? अभी यहां पर किस चीज की इक्वेशन बनानी है, टाइम की या डिस्टेंस की? बताओ। नहीं, यहां पर लगेगा टाइम का इक्वेशन। कैसे टाइम का बनेगा और क्यों बनेगा वो भी बता रहा हूं। क्योंकि यहां पर आपको टोटल टाइम दिया हुआ है, इसका टाइम प्लस इसका टाइम दोनों को मिला के टोटल टाइम दिया हुआ है। समझ रहे हो ये चीज? तो इक्वेशन हम किसकी बनाएंगे? टाइम की। ठीक है, अब टाइम की इक्वेशन के लिए फर्स्ट वाले सिचुएशन में क्या हो जाएगा? T1 प्लस T2 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? ये इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 4 आवर। समझ में आया? T1 का मतलब क्या है? ट्रेन में ट्रैवल किया गया टाइम। T2 का मतलब क्या है? बस में ट्रैवल किया गया टाइम। दोनों में ट्रैवल किए गए टाइम को अगर ऐड करेंगे तो टोटल ट्रैवल टाइम उसका आएगा, वो आ रहा है 4 आवर्स। ये सबको क्लियर हो गया? अब ट्रेन में उसने कितने टाइम ट्रैवल किया वो टाइम कैसे निकलेगा? तो अब आपको पता होना चाहिए टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अगर ट्रेन का ट्रैवल टाइम निकालना है तो मुझे ट्रेन का डिस्टेंस पता होना चाहिए, वो पता है, और ट्रेन की स्पीड पता होना चाहिए, वो भी पता है। तो कितना आ जाएगा बताओ टाइम? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। समझ में आ रहा है ये चीज? तो ये कितना हो जाएगा? 60/x। क्या ये समझ में आया? श्रेष्ठ आया कि नहीं बता? तो दूसरा वाला बता, T2 की वैल्यू क्या आएगी? गुड। T2 की वैल्यू 100 नहीं यार, 240। 240/y और बीच में आएगा प्लस इज इक्वल्स टू 4। सही अटेम्प्ट था लेकिन थोड़ी गलती हो गई। समझ क्यों? क्योंकि ट्रेन का टाइम और ये बस का टाइम कुल मिला के टाइम लगा है 4 घंटे, तो इन दोनों का टाइम ऐड कर रहे हैं। तूने सिर्फ ट्रेन का टाइम ऐड किया। समझ में आया ये चीज? क्या ये क्लियर सबको? तो ये बनी फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन यहां से बनेगी सेकेंड सिचुएशन से। सेकेंड सिचुएशन में टोटल टाइम कितना आया था हमारे पास? इसको हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया था ना, कितना आया था ये? 25/6 ये आया था, है ना? टोटल टाइम इतना लग रहा है। ट्रेन में ट्रैवल किया गया टाइम कितना होगा बताओ? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो कितना हो जाएगा ये? 100/x प्लस बस में ट्रैवल किया गया टाइम कितना था? 200। बस की स्पीड कितनी थी? y। तो बस का ट्रैवल टाइम हो जाएगा 200/y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा ये बताओ? 25/6। क्या ये सबको समझ में आया? जल्दी से यहां तक नोट डाउन कर लो। हो गया? अब इसके जिनको समझ में आया आगे कौन कौन सॉल्व कर लेगा इसको? किसी से नहीं बनेगा। एक हिंट दूंगा तो शायद कर लोगे। हिंट दे रहा हूं, 1/x को ले लो a, 1/y को ले लो b। अब कितने लोग सॉल्व कर लेंगे? ओके गुड। ठीक है, अभी भी जिसको समझ में नहीं आया या नहीं सॉल्व होगा वो मेरे साथ सॉल्व करना। यहां तक इक्वेशन तक क्लियर ना आपको?
इसके बाद का प्रोसेस देखना, मैं इस पूरे पार्ट को हटा रहा हूं यहां से और आगे का सॉल्यूशन इस जगह पे कर रहा हूं, ठीक है। ओके, तो हमारे पास ये दो इक्वेशन मिली थी, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। ये दोनों इक्वेशन जो है अभी ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, ठीक है, लेकिन इसको लीनियर बना सकते हैं। तो हम लीनियर कैसे बनाएंगे उसके लिए मैंने यहां पर हिंट दिया है, 1/x को क्या लेना है, a, ठीक है। अब देखो क्या करना है, जैसे ये फर्स्ट वाली इक्वेशन है हमारे पास, यहां 60/x को मैं लिख सकता हूं 60 इंटू 1/x। क्या ये क्लियर हुआ? वैसे ही 240/y को क्या लिख सकता हूं, 240 इंटू 1/y इज इक्वल्स टू, ये क्या बन गया, 4। क्या ये क्लियर? अब 1/x की वैल्यू को अगर मैं a लेता हूं तो ये इक्वेशन क्या बनेगी बताओ, 60a प्लस 240b इज इक्वल्स टू 4। क्या ये क्लियर हुआ? अक्षांश समझ में आया? और पीछे शौर्य क्लियर हुआ? क्या नहीं हुआ तो पूछना मुझसे। सिमिलर वे में सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगी बताओ जल्दी से, तुम तीनों बोलो जल्दी, क्या बनेगी सेकेंड इक्वेशन? अक्षांश, श्रेष्ठ और शौर्य, बताओ सेकेंड इक्वेशन क्या होगी? ऋषा, 100a प्लस 200b इज इक्वल्स टू 25/6। क्लियर सबको यहां तक? क्या हो तुम लोग को क्लियर नहीं हुआ क्या? तो क्यों नहीं बता रहे थे इक्वेशन? अभी क्लियर? ओके चलो, यहां तक हो गया। अब हमको इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के पहले ना और थोड़ा सा सिंप्लीफाई हम यहां कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, मैं हिंट दे रहा हूं समझना। जैसे ये वाली इक्वेशन को अगर मैं इक्वेशन 3 मानता हूं और ये वाली इक्वेशन को मैं इक्वेशन नंबर 4 मानता हूं, तो इक्वेशन नंबर 3 से देखो क्या कॉमन निकल सकता है। ये दोनों नंबर 4 से डिविजिबल है तो 4 कॉमन निकाल सकते हैं, है ना। मैं 4 क्यों निकाल रहा हूं, और भी काफी सारे नंबर निकलते हैं, 4 इसलिए क्योंकि राइट साइड में भी 4 है ताकि वो कैंसिल आउट हो जाए। क्लियर? तो यहां से अगर मैं 4 कॉमन निकालूंगा तो बताओ ब्रैकेट के अंदर क्या टर्म्स बचेंगी, 15a प्लस 60b इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 4। क्या यहां तक क्लियर हो गया सबको? अब ये 4 अपॉन में जाएगा तो ये 4 और ये 4 कट जाएगा, तो क्या बनेगा, ये 15a प्लस 60b इज इक्वल्स टू 4/4, तो 4 कैंसल और आपको मिलेगा 15a प्लस 60b इज इक्वल्स टू 1। ये और थोड़ा हमने सिंप्लीफाई कर दिया इस इक्वेशन को, कोफिशिएंट्स को छोटा बना दिया। सिमिलर वे में ये वाली इक्वेशन नंबर 2 से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं ताकि मैं ये 25 को और छोटा कर सकूं? क्या निकलेगा बताओ? 100 निकाल सकते हैं, ओके 100 निकाल लेते हैं। चलो अगर मैं 100 कॉमन निकालता हूं तो क्या बच जाएगा ब्रैकेट में, a प्लस 2b इज इक्वल्स टू, यहां पर क्या आ जाएगा 25/6, ऐसा ही होगा। अब ये 25 और ये 100 डायरेक्टली ऐसा कैंसल आउट कर रहा है, समझ में आ रहा है क्या? कितने बार में जाएगा, 25 वंसा और 25 फोरसा, ओके। अब ये 6 को भी इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, 6 इधर जाएगा, 6 फोरसा 24 हो जाएगा, तो ये क्या बना 24 अंडर ब्रैकेट a प्लस 2b, और राइट साइड में क्या बचा जल्दी बताओ? कुछ नहीं बचा, 1 बचा। अरे 0 कैसे हो जाएगा भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ठीक है। तो अगर मैं ब्रैकेट खोलूं तो ये इक्वेशन बनेगी 24a प्लस 48b इज इक्वल्स टू 1। अब ये इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने का सबका अपना अपना तरीका हो सकता है, मैंने ऐसा किया है, ओके। इसके बाद स्टिल अगर देखा जाए ना तो कोफिशिएंट काफी बड़े हैं, आपको एलिमिनेशन अप्लाई करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम तो जरूर जाएगी, है ना, क्योंकि देखो यहां पर 15 आ रहा है, यहां 24 आ रहा है, इधर पे क्या आ रहा है 60 और इधर पे क्या आ रहा है 48। क्या करें? ले सकते। और कुछ? और कुछ इसलिए पूछ रहा हूं मैं क्योंकि तू सही डायरेक्शन में जा रहा है। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं अगर इसको 24 कॉमन लेता हूं और 24 को उस साइड भेज देता हूं तो इसके कोफिशिएंट छोटे हो जाएंगे, समझ में आ रहा है ये चीज?
जैसे मैं ये वाली इक्वेशन को लिखता ही नहीं, ये वाली इक्वेशन को नहीं करता, सीधा यहीं से 24 को नीचे भेज देता हूं। तो क्या हो जाएगा ये वाला इक्वेशन, a प्लस 2b इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा ये 1/24। क्या ये समझ में आया? ऐसा करने से फायदा क्या हुआ, a और b के कोफिशिएंट छोटे छोटे हो गए, ठीक है। वैसा ही काम हम इसमें भी कर सकते हैं। इससे क्या कॉमन निकाल सकते हैं, 15। 15 अगर कॉमन निकलेगा तो क्या बनेगा, a प्लस 4b इज इक्वल्स टू कितना बन जाएगा 1। अब 15 को नीचे भेज देंगे तो a प्लस 4b इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1/15। तो देखो a के कोफिशिएंट जो है वो सेम आ गए। क्लियर सबको ये चीज? अब हम इन दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। तो क्या करें बताओ, दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। 2 - 1 कर देता हूं, एक काम करता हूं, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 2 है a प्लस 4b इज इक्वल्स टू 1/15 और इक्वेशन 1 है a प्लस 2b इज इक्वल्स टू 1/24। क्या ये क्लियर? जब ये दोनों इक्वेशन सब्सट्रैक्ट होगी तो नीचे वाली टर्म्स नेगेटिव हो जाएंगी, लाइक दिस। क्लियर? फिर प्लस है माइनस है कैंसल आउट हो जाएगा, 4b में से 2b माइनस होगा तो क्या बचेगा 2b। और राइट साइड में क्या होगा डिफरेंस, क्या होगा, अगर क्लियर नहीं है तो कैसे होगा वो देखो। ये 1/15 में से 1/24 को माइनस करना है, हम लिखेंगे 1/15 माइनस 1/24। क्या ये क्लियर हो गया? तो 2b इज इक्वल्स टू, इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करने के लिए दोनों का एलसीएम लेंगे तो नीचे में क्या आ जाएगा 15 इंटू 24 और न्यूमरेटर में 24 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा 24। ये 15 इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना बनेगा -15। यहां तक क्लियर सबको? तो 2b इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 24 में से 15 माइनस करोगे कितना बचेगा 9 अपॉन डिनोमिनेटर में इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 15 4 अच्छा नहीं, इसको मल्टीप्लाई नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि 9 से कट जाएगा ना ये नंबर, है ना। 9 1 3 से कटेगा, सॉरी 3 3 9, 3 5 15 ये कटा, और 3 1 3 8 तो ये कट गया। तो 2b इज इक्वल्स टू कितना बच गया 1/8 5 कितना हो गया 40, जिससे b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/80। क्या ये क्लियर हुआ सबको? एक बार कंफर्म करो। फिफ्टीन इंटू 24 है। ये इन दोनों को माइनस करने के लिए ना पहले मैंने एलसीएम लिया तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन हुआ, फिर 24 इधर गया 15 इधर गया। और किसी का कुछ डाउट इस पे? अभी b की वैल्यू मिली है 1/18, a की वैल्यू निकालना है 1/80। तो अब उसके लिए आप इस b की वैल्यू को उठा के पुट करना है यहां पर। तो a प्लस 4 इंटू 1/80 इज इक्वल्स टू 1/15। क्या यहां तक क्लियर हुआ? b की जगह पे मैंने 1/80 डाला, 4 से ये कैंसल आउट होगा, 4 2 तो ये 1/20 बचेगा। तो a प्लस 1/20 इज इक्वल्स टू 1/15। क्या ये क्लियर हुआ? अब 1/20 उधर जाएगा तो क्या बनेगा, a इज इक्वल्स टू 1/15 माइनस 1/20। ओके, अब इसके बाद इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करने के लिए एलसीएम लिया जाएगा। तो 15 और 20 इन दोनों की टेबल में आने वाला सबसे छोटा नंबर जो दोनों से डिवाइड हो। 30 कहां होता है 60, 60 से ये 60 ये दोनों नंबर से डिवाइड होता है। 15 से कितने बार में डिवाइड होता है 4 टाइम्स में। तो यहाँ 1 से क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा 4, माइनस 20 से कितने बार में डिवाइड होता है 3, तो इस 1 से क्या मल्टीप्लाई होगा 3। तो 4 - 3 मतलब कितना आ जाएगा 1, तो 1/60। तो मतलब a की वैल्यू कितनी आ गई 1/60। ओके, अभी a और b अपने को निकालना नहीं था, अपने को क्या निकालना था x और y। तो यहां पर फाइनल लिखते हैं a की वैल्यू 1/60 और a हमने किसको लिया था चेक करो, a हमने 1/x को लिया था। तो 1/x इज इक्वल टू 1/60।
तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 60। रेसिप्रोकल किया मैंने, क्लियर। अगर कहीं पर भी कोई डाउट ऐसा लग रहा है मैं फास्ट बढ़ रहा हूं, तुमको समझ में नहीं आ रहा, पूछना। तो x आ गया 60 किलोमीटर पर आवर, और x हमने किसकी स्पीड को अज्यूम किया था, ट्रेन, तो ट्रेन की स्पीड निकल गई। अब निकालना है y, तो y निकालने के लिए देखो b की वैल्यू हमने निकाली है 1/80, और b जो है उसको हमने 1/y को भी लिया था, तो 1/y इज इक्वल टू 1/80। रेसिप्रोकल करने पे y इज इक्वल टू मिलेगा 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये आ जाएगी y की वैल्यू, y मतलब बस की स्पीड। समझ में आया ये चीज? तो ऐसे क्वेश्चन करना तुम लोगों के एज के हिसाब से एक्सपेक्टेड है, समझ रहे हो? क्रॉनिकल एज, मेंटल एज, समझते हो ना ये चीज? तो जो तुम लोगों की क्रॉनिकल एज है उसके हिसाब से इस लेवल के क्वेश्चन अगर कर रहे हो तो मेंटल एज उससे मैच कर रही है। ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा। ये दोनों में आ सकता है, स्टैंडर्ड में आने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है। ओके, तो समझ में आ गया सबको ये? चलो, ये स्पीड डिस्टेंस टाइम वाले कुछ क्वेश्चन की झलकियां तो मैंने दिखा दी, आप शायद देख भी लियोगे कि क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं हम कुछ नए कैटेगरी वाले क्वेश्चंस पे। ये वाले क्वेश्चन भी हमने तो काफी कर लिए थे, फ्रैक्शन वाले, एज वाले भी काफी कुछ हो चुके हैं। कुछ और नई कैटेगरी लेते, वर्क और टाइम लेते हैं, ठीक है। वर्क और टाइम वाले क्वेश्चन हमने एक भी नहीं किए हैं, तो हाँ हाँ वो भी है, उसके बाद उसको ज्योमेट्रिकल फिगर वाला करवाऊंगा, ठीक है। तो वर्क एंड टाइम ये ऑप्शन में आता है, ठीक है। मतलब ये जो आपका स्पीड डिस्टेंस टाइम वाला क्वेश्चन जो आएगा ना, उसके साथ ऑप्शन में एक और क्वेश्चन रहेगा, उसमें चांसेस वर्क एंड टाइम का ज्यादा रहता है। अगर वो नहीं रहा तो फिर उसके अलावा कुछ इजी वाले जैसे एज वाला क्वेश्चन आ गया, या फिर जियोमेट्री वाला क्वेश्चन आ गया, वैसा आने का चांस है। ओके चलो देखते हैं वर्क एंड टाइम का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन। पढ़ो और देखते हैं कितने बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आता है। ये पीडीएफ तो मैंने दिया है ना, उसमें से देख लेना। नहीं दिया है क्या? ये बहुत सारी जगह पे है, मैं बता रहा हूं क्या है। चलो इधर पे देख लो, पहले समझा देता हूं कहां पर सारे कंटेंट है। चैनल में जो है ना, अगर आप लोग चैनल व्हाट्सएप चैनल पे जाओगे तो व्हाट्सएप चैनल के डिस्क्रिप्शन पे जाओगे, तो उसमें ना उसके डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक है, जिसमें गूगल ड्राइव की लिंक है। अगर आप वो गूगल ड्राइव की लिंक ओपन करोगे तो उसमें आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। उसमें क्लास 10th पे जाना, क्लास 10th में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2023 के सारे क्वेश्चंस चैप्टर वाइज आपको मिल जाएंगे। उसके अलावा ये जो मैं करा रहा हूं वो एक वर्कशीट करके फोल्डर है, वर्कशीट फॉर पैनल, उस फोल्डर के अंदर सारे क्वेश्चंस यहां पर है जो मैं अभी करवाता हूं। समझ रहे हो ना ये चीज? तो ये जानकारी आप लोग को होनी चाहिए कि कहां से है क्वेश्चन, ठीक है। और अगर फिर भी कभी नहीं मिलता और चाहिए तो मुझे टेक्स्ट कर देना, मैसेज करना, मैं लिंक भेज दूंगा उसका, ठीक है। ओके चलो आ जाते हैं क्वेश्चन पे। तो यहां पर लिखा है 2 men 7 boys कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 4 days। पहली लाइन समझ में आई? इसको रफ में अगर लिखना है तो क्या लिखेंगे? 2 मैन है और 4 बॉयज है, और ये एक काम को कितने दिन में करते हैं? 4 days। ये रफ वर्क है मेरा, ठीक है। द सेम वर्क इज डन इन 3 days बाय 4 men एंड 4 boys। अगर 4 men और 4 boys हैं तो सेम वर्क को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगेगा? 3 days का टाइम लगेगा। क्लियर यहां तक? हाउ लॉन्ग वुड इट टेक 1 man एंड 1 boy टू डू इट अलोन? लास्ट वाली लाइन समझ में आई? अगर एक आदमी अकेले काम करता है तो उसको उस काम को खत्म करने के लिए कितना समय लगेगा, और एक लड़का अगर अकेले काम करता है तो उस काम को खत्म करने में उसे कितना समय लगेगा? क्वेश्चन क्लियर? सेपरेटली, दोनों के सेपरेटली नंबर ऑफ डेज में अकेले अकेले कितने दिन में काम कर सकते हैं वो बताना है। तो यहां पर हमारा सॉल्यूशन, सबसे पहली लाइन क्या होगी सॉल्यूशन स्टार्ट करने के लिए? लेट 1 man alone can finish the work in
x days. लिखो प्रॉपरली. let one man alone can finish the work in x days, and one boy can do the same in y days. यहां तक सबको क्लियर हो गया? ठीक है, यहां तक क्लियर ना? अब जो मैं बताने वाला हूं वो बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आता है, बहुत से बच्चों को, मतलब 90% स्टूडेंट्स को. तो इसलिए ध्यान से सुनना. ठीक है, आप लोगों से मैं पूछूंगा, आप लोग खुद ही उस चीज को समझोगे मेरे ख्याल से. देखो, मान लो अगर आपको एक काम खत्म करने में 2 दिन लगते हैं, तो एक दिन में आप कितना काम कर पाते हो? उसका आधा कर पाते हो, 50%. यही हुआ ना मतलब. अगर आप एक काम को खत्म करने में 10 दिन लगाते हो, तो एक दिन में उसका कितना पोर्शन कंप्लीट कर पाओगे? 1/10. समझ में आया? तो हम सारा का सारा इक्वेशन जो बनाएंगे वो एक दिन में किए हुए काम का बनाएंगे. समझ में आया ये चीज कि एक दिन में कितना काम हो रहा है? क्लियर? तो अगर एक मैन अलोन एक्स दिन में एक काम को खत्म करता है, तो एक दिन में वो कितना काम करता है? 1/x. और एक बॉय अलोन वाई दिन में अगर काम को खत्म करता है, तो वो बॉय एक दिन में कितना काम करता है? 1/y. समझ में आई ये चीज? तो 1/x है एक मैन के द्वारा एक दिन में किया हुआ काम. 1/y है एक बॉय के द्वारा एक दिन में किया गया काम. क्या ये समझ में आया? ठीक है. अब अगर मान लो एक दिन में एक आदमी इतना काम करता है, लेकिन हमारे पास कितने आदमी हैं? 2. तो 2 आदमी एक दिन में कितना काम करेंगे? एक आदमी एक दिन में इतना कर रहा है, 2 आदमी मिल गए तो काम डबल हो जाएगा. अब काम कितना हो जाएगा? 2 × 1/x. 2 आदमी एक दिन में इतना काम कर रहे हैं. क्लियर सबको? उसी तरीके से त्रिषा, यहां पर ध्यान होना चाहिए. एक बॉय एक दिन में 1/y काम करता है, तो अगर 7 बॉयज हैं तो एक दिन में कितना काम होगा बताओ? 7 × 1/y. कितना काम होगा? तो ये क्या है बताओ? ये वाला काउंट क्या है बताओ, समझो. 2 मैन एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, ये वो है. ये क्या है? 7 बॉयज एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, ये है. क्लियर ये चीज? अब अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूं, तो इसका क्या मतलब हुआ? 2 मैन और 7 बॉयज मिलके एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? समझ में आई ये चीज? फिर से सुनो और समझो. ये क्या है? 2 मैन और 7 बॉयज एक दिन में कितना काम कर रहे हैं. हम एक दिन में किए हुए काम का अमाउंट निकाल रहे हैं यहां पर. ठीक है. अब एक और चीज हमको पता है कि 2 मैन और 7 बॉयज 4 दिन में पूरा काम खत्म करते हैं. इतने लोग मिलके 4 दिन में खत्म करते हैं काम. तो इतने लोग मिलके एक दिन में कितना काम करते होंगे? 1/4 होगा कि नहीं? ये सब मिलके 4 दिन में काम खत्म कर देते हैं, तो एक दिन में कितना पोर्शन करते हैं? 1/4. तो यही चीज यहां पर हम कैलकुलेट कर रहे हैं. 2 मैन और 7 बॉयज मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे? तो आंसर क्या है? 1/4. तो यहां पर इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 1/4. यहीं पर प्रॉब्लम जाती है सबको. क्या ये वाला लाइन समझ में आया सबको कैसे हुआ? इज इक्वल्स टू 1/4. अगर आया तो सेकेंड इक्वेशन बताओ कैसे बनेगा? 4 मैन 4 बॉयज 3 दिन में काम खत्म करते हैं. 4 × 1/x. 4 मैन एक दिन में किए इतना काम, प्लस 4 × 1/y, मतलब 4 बॉयज एक दिन में जितना काम किए, इज इक्वल टू 1/3. तो ये बना सेकेंड इक्वेशन. क्या ये समझ में आया सबको? इसके बाद क्या करना है?
इसके बाद क्या करना है, हाँ सिंप्लीफाई करना है, लेकिन ये अभी लीनियर इक्वेशन नहीं है, इसको लीनियर इक्वेशन में बदलने के लिए क्या करना है, 1/x को a और 1/y को b, ठीक है। तो हाँ बोलो बोलो बोलो। ये इक्वेशन में क्या चीज तेरे को समझ में नहीं, ये क्यों किया है मल्टीप्लाई, ये पूछ रहा है क्या? तो ये 1/x एक आदमी एक दिन में कितना काम करता है, 2 इसलिए क्योंकि दो आदमी एक दिन में कितना काम करते हैं, क्योंकि दो आदमी कर रहे हैं ना काम यहां पर, इसलिए दो आदमी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं वो निकाला। और ये 7 इसलिए क्योंकि 7 आदमी, 7 लड़के एक दिन में कितना काम कर रहे हैं। समझ में आया? ओके, तो अगर मैं यहां पर ये पुट करता हूं तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी बताओ जल्दी से, 2a प्लस 7b इज इक्वल्स टू 1/4, क्लियर। और नेक्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगी, 4a प्लस 4b इज इक्वल्स टू 1/3, क्लियर। अब देखो फिर से कोफिशिएंट तो थोड़े बड़े बड़े, कैसे सिंप्लीफाई करें। इक्वेशन 1 अगर मैं इसको ले रहा हूं, इक्वेशन 2 अगर मैं इसको ले रहा हूं, तो बताओ क्या कैसे एलिमिनेट करें, किसको एलिमिनेट करें। करेक्ट, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इक्वेशन 1 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो a का कोफिशिएंट कितना बन जाएगा, 4। समझ में आया सबको ये, अभिनव समझ में आया? तो क्या बनेगा ये 4a प्लस 2 से मल्टीप्लाई होने के कारण ये क्या बनेगा 14b इज इक्वल्स टू, राइट साइड में कितना होगा 2/4 जो कि 1/2 बन जाएगा। ओके, तो ये इक्वेशन बन गई 4a प्लस 14b इज इक्वल्स टू 1/2। और इसको इक्वेशन 2 को किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना, एज इट इज लिख दो। तो अगर मैं इसको लिखूंगा तो ये बन जाएगा 4a प्लस 4b इज इक्वल्स टू 1/3। क्या यहां तक क्लियर सबको? अब दोनों इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट करेंगे, सब्सट्रैक्ट करने के कारण ये माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस। ओके, ये 4a 4a कैंसल आउट हो जाएगा। त्रिशा कुछ डाउट है? हाँ, क्या बनेगा यहां टर्म बताओ, 10b, राइट साइड में क्या होगा 1/2 माइनस 1/3, ऐसा ही होगा। 1/2 माइनस 1/3 कितना होता है? नहीं, माइनस करना है ना, माइनस 1/6, ठीक है। 1/2 माइनस 1/3 करोगे तो देखो एलसीएम आ जाएगा 6, 2 3 जा तो यहां पर आ जाएगा 3, माइनस 3 2 जा तो यहां पर आ जाएगा 2, तो ये कितना आ जाएगा 1/6। तो 10b इज इक्वल्स टू कितना आ गया 1/6। तो b की वैल्यू कितनी आएगी 1/60, 10 को नीचे भेज दिया। ये क्लियर सबको? b निकल गया। अब b को पुट करो किसी भी एक इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो। तो 4a प्लस 4 इंटू 1/60 इज इक्वल्स टू 1/3। तो 4 1 जा और ये 4 से 15 टाइम्स में जाएगा, तो 4a प्लस 1/15 इज इक्वल्स टू 1/3। तो 4a इज इक्वल्स टू 1/3 माइनस 1/15। तो 1/3 माइनस 1/15 एलसीएम आ जाएगा 15, 3 5 जा और ये 1। तो 4a इज इक्वल्स टू 4/15, ये आएगा, जगह कम पड़ रहा है। फोर इज इक्वल्स टू 4/15, तो a की वैल्यू आएगी 1/15। चेक करो a आया क्या 1/15, तो a की वैल्यू 1/15 आई, b की वैल्यू 1/60 आई, लेकिन हमको निकालना है x और y। तो देखो यहां पर a इज इक्वल्स टू हमने लिया था 1/x और a की वैल्यू आई है 1/15 इज इक्वल्स टू 1/x। हाँ, हम्म, फिर
ये 4 इधर डिवाइड में आएगा तो ऊपर भी एक 4 है, ऊपर का 4 नीचे का 4 कट जाएगा। समझ रहे हैं क्या है? बाकी लोग को भी क्लियर नहीं हुआ तो देखना, इधर 4/15 था, ये 4 नीचे आया तो ये भी 4 आ गया, ये 4 कट गया, तो a की वैल्यू तब भी कितनी आएगी? 1/15। क्लियर? तो हाँ, a 1/x था तो 1/15 इज इक्वल टू 1/x। रेसिप्रोकल करोगे तो x की वैल्यू 15। वैसे ही b कितना था? 1/y, और b की वैल्यू हमने निकाली 1/60 इज इक्वल्स टू 1/y, तो y की वैल्यू आ जाएगी यहां पर 60। इसका मतलब क्या हुआ कि एक मैन अकेले अगर काम कर रहा है तो उस काम को 15 दिन में खत्म करेगा, और अगर एक बॉय अकेले उस काम को कर रहा है तो 60 डेज में वो काम कंप्लीट होगा। क्लियर सबको ये चीज? ठीक है, तो इसका मैं एक ही क्वेश्चन बस करवाया हूं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। अब एक और बात मेरी ध्यान से सुनना, ये जो ऐसे इक्वेशन आपको दिख रहे थे ना 1/x 1/y, दे आर नॉट लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, they are the equations reducible to linear equation into variable। अभी ये linear equation into variable नहीं है, but they can be reduced, they can be converted into linear equation into variable। तो एनसीईआरटी का जो सिलेबस दिया है अभी, जो नया वाला, ठीक है, पिछले 2-3 सालों से जो चल रहा है, उसमें ये मेंशन किया है कि ऐसे क्वेश्चंस जो इस कैटेगरी वाले रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन, वो डिलीटेड है सिलेबस से, बट फिर भी ऐसे क्वेश्चन आए हैं बोर्ड एग्जाम्स में। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है, तो इस चीज को ध्यान से समझ लो, आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, भले ही वो सिलेबस में उसने हटाया है। ओके, मेरे पास लिखा है कौन कौन से टॉपिक से क्या क्या चीजें डिलीट की है, लेकिन फिर भी उसने कुछ कुछ क्वेश्चंस दिए हैं बोर्ड एग्जाम्स में वैसे वाले। ओके, हाँ एक आध दूंगा मैं, स्पीड डिस्टेंस टाइम एक पक्का दूंगा, और कौन सा दिया हूं, बना चुका हूं क्वेश्चन पेपर, पता नहीं है, केस स्टडी वाला क्वेश्चन दिया हूं कुछ कुछ। ओके, अब इसके बाद यहां से मैं एक आध क्वेश्चन लेता हूं, नहीं पहले तुम लोगों के डाउट्स क्लियर कर लेता हूं। बताओ क्या क्या डाउट्स थे, किसके किसके? हाँ पूछो। टेस्ट ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, तीनों में से किसी भी एक दिन। देखो, या तो ट्यूसडे को लूंगा, नहीं लिया तो थर्सडे को, ये दोनों दिन नहीं लिया तो पक्का सैटरडे को तो लूंगा। सैटरडे, देखो फिर क्या होता है ना, ज्यादा लेट करूंगा, प्रॉब्लम ये जाएगी नया चैप्टर में तुम लोग ध्यान नहीं दोगे ना, इसलिए। ये क्वेश्चन में ना ये अभी क्लियरली लिखा नहीं है कि कौन कितने सॉल्यूशन है, ये चीज तुमने लिखा नहीं है ना? हालांकि मैं क्वेश्चन को पढ़ के समझने की कोशिश, सॉल्यूशन को पढ़ के समझता हूं। देखो एक इक्वेशन लिखी है, kx प्लस 3y माइनस k माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। सेकेंड है 12x प्लस ky माइनस k इज इक्वल्स टू 0। हाँ k निकालना है, के निकालना है ये तो हमको पता है, लेकिन इस क्वेश्चन में कंडीशन क्या है ये हमको नहीं पता। कंडीशन मतलब ये जो पेयर ऑफ इक्वेशन है, इसके 3 तरह के सॉल्यूशन हो सकते हैं। कौन कौन से? इधर ध्यान दो, कौन कौन से सॉल्यूशन हो सकते हैं? इनफाइनाइट सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, या फिर यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, अब अगर मान लो मैं इसको इनफाइनाइट सॉल्यूशन मानता हूं, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है? a1 बाय a2 इज इक्वल्स टू b1 बाय b2 इज इक्वल्स टू c1 बाय c2, ये कंडीशन है। तो a1 बाय a2 कितना आ जाएगा, चेक करो, k/12। b1 बाय b2 कितना आ जाएगा, 3/k। c1 बाय c2 कितना आ जाएगा, -k-3/-k। समझ में आया ये सबको? ओके, अब ये तीनों को हमने इक्वल लिया, एक काम करते हैं, सबसे पहले इन दोनों को लेके सॉल्व करते हैं। अगर मैं इन दोनों को लेके सॉल्व करता हूं तो इनमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, तो k इधर जाएगा और 12 इधर जाएगा, तो कितना आ जाएगा, k² इज इक्वल्स टू 36। क्लियर? जिससे k की वैल्यू कितनी मिलेगी, गलत, k की वैल्यू मिलेगी +-6, क्योंकि जब हम इधर रूट लेंगे तो दोनों वैल्यू आएगी। समझ में है? क्यों दोनों वैल्यू आएंगी? क्योंकि भाई k² इज इक्वल टू 36 है, ये क्वाड्रेटिक टर्म है, तो k की 2 वैल्यू मिलेगी हमेशा।
अब क्यों दो वैल्यू मिलती है प्लस माइनस 6? अगर इसमें डाउट है तो इधर सुन लो एक सेकेंड। के स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल टू 0, के स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 0, के प्लस 6 इंटू के माइनस 6 इज इक्वल टू 0। समझ गए मैं क्या किया? 36 को इधर भेजा, a प्लस बी ए माइनस बी लगा दिया। जब इसको जीरो करूंगा तो k की वैल्यू क्या आएगी? -6। इसको जीरो करूंगा तो k की वैल्यू क्या आएगी? +6। तो इस वजह से वो पूरा कैलकुलेशन नहीं करके सीधे हम क्या लिख देते हैं? +6। तो k की ये दो वैल्यू आई। अब क्या दोनों वैल्यू सही है या कोई एक सही है, वो कैसे पता चलेगा? तो हम k की पहली वैल्यू 6 को लेके इसमें पुट करते हैं। मान लो k की जगह पे मैं 6 डालता हूं, तो पहला टर्म कितना हो जाएगा? 6/12, ऐसे ही होगा, जिसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1/2। दूसरा टर्म कितना हो जाएगा? 3/6, उसकी वैल्यू भी कितनी आएगी? 1/2। तीसरे टर्म में क्या होगा? ये माइनस माइनस कट जाएगा, कितना बनेगा ये? 6 - 3। 6 - 3 कितना होता है? 3, और डिवाइडेड बाय 6, तो ये भी कितना आ गया? 1/2। तो k इज इक्वल्स टू 6, ये तो सही है। अब क्या k की वैल्यू -6 डालने पे भी सही है? चेक करके देखते हैं। अगर मैं k की जगह पे -6 डालूंगा तो बताओ पहला नंबर क्या बनेगा? -6/12, जिसकी वैल्यू कितनी आएगी? -1/2। यहां डालूंगा तो कितना आ जाएगा? 3/-6, मतलब कितना आएगा? -1/2। यहां डालूंगा तो क्या आएगा बताओ? -6 - 3 कितना हो जाएगा? -9, और नीचे में क्या आएगा? -6। तो ये कितना आएगा? माइनस माइनस कटेगा, 3 2 जा 3 3 जा 9, कितना आ गया? 3/2। तो k की वैल्यू -6 हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। समझ गए ये चीज? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? k इज इक्वल्स टू 6। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो, ये k इज इक्वल्स टू 6 तब आंसर होगा जब क्वेश्चन में क्या लिखा है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अगर क्वेश्चन में लिखा होता नो सॉल्यूशन तो क्या होता बताओ आंसर? k इज इक्वल्स टू -6, ये आंसर होता। क्यों ये आंसर होता? क्योंकि k इज इक्वल टू -6 डालने पे पहले दो इक्वल आएंगे और तीसरा वाला क्या आएगा? अनइक्वल। समझ गए ना ये चीज? तो ये कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। ओके, और अगर यूनिक सॉल्यूशन होता तो क्या लिखते? तो बस नो यहाँ वैल्यू। नॉट इक्वल आ जाता, और k नॉट इक्वल्स टू क्या आ जाता है यहाँ पर? +-6। समझ गए ना ये चीज? तो तीनों क्वेश्चन में अलग अलग कंडीशन में अलग अलग आंसर्स होंगे। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कौन सा कुछ याद है क्या? वर्ड प्रॉब्लम वाला है क्या? देखो ये वाली ड्राइव ओपन होती है मोबाइल पे, वाला जो लिंक है ना उसमें ये ड्राइव ओपन होती है। इस ड्राइव में देखो पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन, ट्राइंगल्स का मैंने बना दिया, पढ़ाया अभी नहीं है। तो इनके जो भी पढ़ा रहा हूँ वो पेपर सेव होते हैं। PYQ जो लिखा हुआ है इसमें 23 का पेपर है, और वर्कशीट जो अभी मैं वर्कशीट करा रहा था वो, ये सारे आपको मिल जाएंगे। तो PYQ में लीनियर इक्वेशन इसका पेज नंबर 10 बोल रहे हो क्या? क्या क्या प्रॉब्लम था, कुछ ध्यान है क्या? पेज नंबर 4 में ये 1 2 3 4 ये वाला, ये ओके। अच्छा, ऊपर वाला क्वेश्चन ट्रेन वाला कि ये टैंक वाला? टैंक वाला, चलो बढ़िया क्वेश्चन पूछा, ये मैं बताना चाह रहा था, मिल जाता तो। आ गया ये देखो, जैसे वर्क और टाइम वाला क्वेश्चन हमने देखा ना, टैप और टैंक वाला क्वेश्चन भी वैसा ही है। तो इस क्वेश्चन को समझो क्या लिखा है। क्या लिखा है? 2 पाइप्स टुगेदर फिल अ टैंक इन 15/8 आवर्स। ठीक है, तो दो पाइप लगे हैं, ये पाइप 1 है या पाइप ए है, ये दूसरा पाइप बी है, और यहां पर एक लगा है टैंक। ये दोनों पाइप मिलके एक टैंक को कितने घंटे में फिल करते हैं? 15/8 आवर्स में इस टैंक को फिल करते हैं। समझ में आया सबको ये? अब क्या लिखा? द पाइप विथ लार्जर डायमीटर टेक्स 2 hours लेस देन द पाइप विथ स्मॉलर डायमीटर टू फिल द टैंक सेपरेटली। ये क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्चुअली है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, क्योंकि इसमें एक ही वेरिएबल यूज होगा। क्यों, मैं आपको बता देता हूं, मुझे पढ़ के समझ में कैसे आया।
क्योंकि लार्जर डायमीटर वाले पाइप को मान लो मैं एक्स लेता हूं, ए लेता हूं, और वो एक्स घंटे में पूरे टैंक को फिल करता है, तो स्मॉलर डायमीटर वाला जो पाइप है उसको 2 घंटे ज्यादा लग रहे हैं, तो उसको कितना टाइम लगेगा, x+2 लगेगा। तो एक में x और दूसरे में x+2, मतलब एक ही वेरिएबल बनेगा, मतलब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने वाला है, तो स्किप कर सकते हो उसको। ओके, हाँ, और कुछ क्वेश्चन किसी का? मेरे ख्याल से ऊपर वाला क्वेश्चन भी जो है ना, वो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, क्योंकि वो आपको क्वेश्चन में पढ़ के समझ में आता है। और किसी का कुछ डाउट है क्या? ओके, अच्छा, एक और क्वेश्चन मैं यहां से बताने वाला था, कौन सा, एक सेकंड में देख लेता हूं। अभी लास्ट कौन सा बताया, ये ज्योमेट्री वाले क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हाँ, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, सुना है नाम? हाँ, क्या होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल? अपोजिट एंगल का सम 360 180 डिग्री होता है, ठीक है। सारे एंगल का सम 360 डिग्री होता है, ये सारे क्वाड्रिलेटरल में होता है। हाँ, अरे ये वाला क्वेश्चन, अच्छा, एक्स और वाई अलग अलग वेरिएबल है ना, हाँ, ये बन जाएगा। हाँ, बताओ कैसे बनाओगे इसको? दो इक्वेशन बनेगी, क्या बनेगी? इक्वेशन नंबर 1 कैसे बनेगी? ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, दोनों का सम कितना लेना है? 180 डिग्री, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन के लिए दिस एंगल प्लस दिस एंगल, सम कितना आना है? 180 डिग्री। बना लोगे? ठीक है, तो इरेज कर देता हूं फिर इसको मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है, एक बार चेक कर लो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 8, ट्राइंगल एबीसी है, इसमें एंगल ए एक्स है, एंगल बी भी दिया है, एंगल सी दिया है, और ये पूरा चीजें आपको गिवन है। बताओ दो इक्वेशन कैसे कैसे बनेंगी, शौर्य बता जल्दी। तो बोल जल्दी, क्या क्या लिखूं मैं? हम्म, नेक्स्ट इक्वेशन जल्दी बोल। 9 डिग्री। क्लियर सबको ये चीज कैसे बनी इक्वेशन? फर्स्ट इक्वेशन बनी है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, तीनों एंगल का सम कितना आएगा? 180। सेकेंड इक्वेशन के लिए डायरेक्टली उसने गिवन दिया हुआ था, समझ में आ गया? ओके, इसके बाद और कुछ क्वेश्चन, आज भी मैंने क्वेश्चन भेजा था लीनियर इक्वेशन का, देखा होगा तुम लोगों ने। इसमें, हाँ, ये वाला स्पीड डिस्टेंस में 4th नंबर का, ये ट्रेन कवर्ड वाला ना। ओके, चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्या हो गया, टाइम हो गया क्या? हिंट कर देता हूं बस, फिर उसके खत्म करते हैं। क्या लिखा है? अ ट्रेन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। तो ट्रेन कुछ डिस्टेंस कवर करेगी कुछ स्पीड के साथ, ठीक है। If the train would have been 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर, it would have taken 2 hours less than the scheduled time. तो मान लेते हैं ट्रेन की स्पीड है x,
वो डिस्टेंस जो कवर कर रही है वो है y, ये स्पीड हो गया, डिस्टेंस को मैंने ले लिया y, ठीक है। तो जो उसको टाइम लगेगा वो टाइम कितना लगेगा बताओ जल्दी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, मतलब कितना लगेगा y अपॉन x, ये उसको इनिशियली टाइम लगेगा। अब क्या लिखा है, अगर ट्रेन की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर हो जाए तो अभी x थी, अब बढ़ के कितनी हो जाएगी x प्लस 10, डिस्टेंस तो अभी भी उतना ही लगेगा, लेकिन अब उसको जो लगने वाला टाइम है वो टाइम कितना हो जाएगा, तो नया डिस्टेंस, डिस्टेंस उतना ही है अपॉन नया स्पीड मतलब कितना हो जाएगा x प्लस 10, समझ में? फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, थर्ड सिचुएशन क्या बोल रहा है कि अगर उसकी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर स्लोअर हो जाए, मतलब उसकी स्पीड कितनी हो जाए x माइनस 10, डिस्टेंस उतना ही ट्रैवल करेगा और अब उसको कितना टाइम लगेगा, तो टाइम लगेगा y अपॉन x माइनस 10, समझ में? तो ये नॉर्मल स्पीड डिस्टेंस टाइम, ये इंक्रीज स्पीड वाला, ये डिक्रीज स्पीड वाला, क्लियर? अब इसके बाद इक्वेशन कैसे बनेगी, तो इक्वेशन बनाने के लिए लिखा है फर्स्ट सिचुएशन में उसको 2 घंटे कम लगेंगे, 2 घंटे कम लगेंगे मतलब पहले जो टाइम लग रहा था और अब जो टाइम लग रहा है दोनों का डिफरेंस 2 आवर्स है, तो यहां पर लिखेंगे y अपॉन एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस 10 इज इक्वल्स टू 2, ये बनेगी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। सेकेंड वाली इक्वेशन के लिए लिखा है कि अब उसको 3 घंटे ज्यादा लगेंगे, तो अब जो टाइम लग रहा है मतलब y अपॉन एक्स माइनस 10 और एक्चुअल में जो टाइम लगना था y अपॉन एक्स, दोनों का डिफरेंस कितना होगा 3 आवर्स, ये बनेगी सेकेंड इक्वेशन, क्लियर? ये अब इसको सॉल्व करने के लिए कैसे करना पड़ेगा, आपको पहले इक्वेशन को पूरा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, एक्स और वाई के टर्म्स में आएंगे। कई बार इक्वेशन देखो ऐसा भी आता है, मैं एक एग्जांपल के लिए बताता हूं, 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 4xy, अगर ऐसी इक्वेशन दी हुई है इसको कैसे सॉल्व करोगे? ये लीनियर इक्वेशन है क्या? अभी ये भी लीनियर इक्वेशन नहीं है, और जब इसको भी सिंप्लीफाई करोगे ना ऐसी ही इक्वेशन मिलेगी। तो ऐसी इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका है, ये जो एक्स वाई है ना इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे भेज दो, नीचे आएगा तो क्या बनेगा 5x माइनस 3y डिवाइडेड बाय क्या बन जाएगा xy इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पर 4, क्लियर हुआ? अब अलग अलग कर लो, तो 5x अपॉन क्या हो जाएगा xy माइनस 3y अपॉन क्या हो जाएगा xy इज इक्वल टू कितना बन जाएगा 4। अब देखो ये x और x कटेगा तो फर्स्ट टर्म क्या बन जाएगा 5 अपॉन y, सेकेंड में क्या हो जाएगा y और y कटेगा तो क्या बन जाएगा माइनस 3 अपॉन x इज इक्वल टू 4, समझ में? और इसके बाद क्या करेंगे 1 अपॉन x को a 1 अपॉन y को b, समझ गए ना? ये तो ये कुछ हिंट मैंने दिए। तो देखो जितने भी डिफिकल्ट क्वेश्चन हो सकते हैं, मोस्ट डिफिकल्ट उस लेवल के सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिए, एनसीईआरटी तो पूरा कर लिया है, अब तुम लोगों को बस प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? तो आज को मिला के टोटल 10 क्लासेस हो गई हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की, तो आप इसकी सारी क्लासेस को अच्छे से कर लो, सारे क्वेश्चन इसी में से आएंगे, एक क्वेश्चन को छोड़ के, एक केस स्टडी वाला क्वेश्चन, ठीक है? केस स्टडी वाला क्वेश्चन मैं डिजाइन किया हूं जबरदस्त वाला एक, ठीक है? इजी रहेगा लेकिन टाइम टेकिंग रहेगा, तुम लोगों को टाइम कम पड़ेगा, पहले ही बता दो, ठीक है?